हेलो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के 12वीं के इंग्लिश की किताब रेनबो पार्ट 2 तथा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चुनिंदा 2000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज के चौथे भाग में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लेकर आए हैं यूट्यूब पे आपको पूरी किताब से ऐसे 2000 ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सटीक है। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपको जल्दी से बता दें कि ये सारी ऑब्जेक्टिव हमारी टेलीग्राम चैनल पे आंसर के साथ अपलोड कर दी गई है, जहां पर आप जाकर खुद से प्रत्येक भाग का टेस्ट दे सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से टेस्ट दे सकते हैं और अपनी क्षमता का पता लगा सकते हैं। तो देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी ये जो वीडियो है आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो का जो पहला कमेंट है उसमें हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक और 2000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ इसके अंदर दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर। तो जिस पर आप क्लिक करके फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप जो है जुड़ सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में 100% ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जो है हिंदी और इंग्लिश की जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव की जो सेट है वो जो है फ्री में आपको मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको जो है एक पोल दिया था, मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा था, 20 ऑब्जेक्टिव पूछा था और उसमें से आपका आंसर मैंने मांगा था। तो देखिए 61 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यानी ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 60 तक ऑलरेडी हम लोग जो है आपसे सवाल पूछ चुके हैं और इसका वीडियो बन चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद जो है ये चौथा भाग को देखना स्टार्ट कीजिए। तो चौथे भाग में जो पहला क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको दिया था, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिन विद द कमिंग ऑफ खालिस्तान फ्रॉम द यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। इसके अंदर 4 ऑप्शन था आपको। एक था नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियन। ये 4 ऑप्शन दिया गया था और अब देखते हैं, ये पोल है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया है। तो मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या इसका जो सही आंसर, इसका सही आंसर एंग्लो सैक्सन था। तो इसके अंदर जो लाइन इस तरह होगा, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिन विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। यानी कि जो इंग्लिश जो अपनी भाषा है जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो उसका जो इतिहास का जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ, जब एंग्लो सैक्सन प्रजाति के लोग यूरोप से ब्रिटेन के जो भूभाग पे आए तब से शुरू हुआ। तो ये 46% लोगों ने सही आंसर दिया है। 31% जो स्टूडेंट हैं उसने जो है नॉर्मन को सिलेक्ट किया जो कि गलत था और 23% फ्रेंच पर जो है मतलब कि उसको उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, वो भी गलत था। तो सही ऑप्शन क्या है, एंग्लो सैक्सन। समझ में आ गया आपको, ये पहला ऑब्जेक्टिव था। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 62, परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज़ इन्फ्लुएंस इंग्लिश एज खालिस्तान। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है स्कैंडिनेवियन, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लैटिन, तीसरा रूनिक और चौथा जो है फ्रेंच। तो ये 4 कौन ऐसा लैंग्वेज है जिसने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको लैटिन। तो इसमें फिर से 46%, यानी देखिए आपका स्कोर पहले 20% 12% हुआ करता था, अब देखिए आपका जो स्कोर है वो कितना हो गया है, 46% हो गया। मतलब कि आप जो है धीरे धीरे रिदम बना रहे हैं, मतलब कि आप जो है धीरे धीरे जो है आप लय में आ रहे हैं। तो इस लय को बरकरार रखिए और कोशिश करते रहिए। देखिए गलत हो सही हो, इसका इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम है अगर इसमें गलती हो गई तो आपकी जो है सो मार्क्स कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बनाइए, गलती से ही इंसान जो है सीखता है। तो इसमें जो 15% स्कैंडिनेवियन जो कि गलत है और 46% लेटिन यानी जो सही है और 39% रूनिक। तो आप याद रख लीजिए कि लेटिन ऐसी भाषा है जो कि इंग्लिश को बहुत हद तक जो है प्रभावित किया है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 63, यू ओनली टैग अलोंग इन ऑर्डर टू खालिस्तान विद अदर पीपल डॉग्स। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया कहाँ से आपको, ये क्वेश्चन आया है आपको अ मैरिज प्रपोजल पे, प्रपोजल से। इसमें नतालिया कहती है, पहले इसको लाइन को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद बताएंगे हम आपको। तो इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, हेल्प,
स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स और मेडल, और फिर जो लास्ट में मेडल। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा आंसर है आपका, और 23% ने सही जवाब दिया है। इसका मतलब हो गया यू ओनली टैग अलोन विथ अदर्स टू, यानी कि आप जो है यहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है, अदर से, OTHER, अदर। अदर का मतलब कि तुम टैग बन के जो है जैसे किसी कपड़ा में टैग लग जाता है, तो उसी तरह नतालिया कहती है किसको, लोमोव्स को, कि तुम हमेशा जो है जब कोई आदमी शिकार करने जाता है तो तुम एक टैग की तरह, यानी उसके जो है स्टेपनी की तरह जो है उसके पीछे पड़ जाते हो, और फिर जब शिकार करने जाते हो तो शिकार नहीं करते हो, दूसरे लोगों की जो कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते, उसको परेशान करते हो। तो ये आंसर है स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड मेडलिंग। यहाँ पे देखिए अलोन विथ ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, अदर है, OTHER, अदर, यानी दूसरों के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 64। वॉल्ट विटमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ, वॉल्ट विटमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ। तो इसके चार ऑप्शन, अमेरिकन कैनन, ब्रिटिश कैनन, ऑस्ट्रेलियन कैनन और अफ्रीकन कैनन। जो इसका सही आंसर है वो है ए, अमेरिकन कैनन। 38% मतलब सही जवाब है, बाकी का जो है वो गलत है। तो इस तरह से देखिए, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जुड़िए, और इस तरह की हर रोज़ हम लोग जो है 20 ऑब्जेक्टिव देते हैं, जिसे आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा, इसी तरह से आप 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से क्लिक कीजिए। आप गलत भी दे सकते हैं, सही भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है आपको कि आपका जो है प्रैक्टिस बना हुआ रहता है। इसीलिए हम लोग जो है इस तरह की जो है सीरीज स्टार्ट किए हैं, और जब आप उसका आंसर दे दीजिएगा तो फिर इसका हम लोग वीडियो बना देते हैं, और वीडियो बनाने के बाद क्या होता है कि अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न होता है तो वो कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 65। द कैरेक्टर वे आर कंपोज ऑफ साफ स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व्स। कौन ऐसा भाषा है जिसका जो है कैरेक्टर वो शार्प स्ट्रेट लाइन, शार्प स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि मतलब एकदम सीधा सीधा, गोल नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे डिजिट वाला जो नंबर होता है 1 2 3 4 5, तो उसे देखिएगा कि एकदम जो है सो सीधा होता है, मतलब कि वो टेढ़ा नहीं होता है। मतलब ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आप किसी बोर्ड पे देखते होंगे, जैसे पहले ज़माने में पीसी बूथ हुआ करता था, तो वहाँ पे जो है इस तरह का होता था कि स्ट्रेट, मतलब कि वो लाइन जो है कभी गोल नहीं होगा, कर्व नहीं लेगा, वो सीधा होगा, चाहे ऊपर से नीचे सीधा हो, दाएं से बाएं सीधा हो, या कहीं भी हो, लेकिन वो सीधा होगा। तो उसे जो है क्या कहते हैं, शार्प स्ट्रेट लाइन की तरह जो है होना होता है। तो इसमें से कौन ऐसा भाषा है? तो इसमें देखिए स्कैंडिनेवियन, स्लेटिक्स, रूनिक, एंग्लो सेक्सन। इसका जो सही आंसर है आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 65 का, वो है आपका सी, रूनिक। जो है अल्फ़ाबेट ऐसा है जो स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा, हमेशा जो है उसकी जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रेट होता है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 66। द ऑथर ऑफ द नोवेल वॉइस इन द सिटी इज अनीता देसाई, अरुण जोशी, विक्रम सेठ या अमिताभ घोष। ये कौन ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने वॉइस इन द सिटी लिखा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर ए, अनीता देसाई। 25% इसमें जो है सो समझिए 75% लोगों ने जो गलत आंसर दिया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इसको बनाइए, कोशिश करते रहिए। देखिए 2000 ऑब्जेक्टिव अगर इसको बना लीजिएगा, फिर दोबारा इसको स्टार्ट कीजिएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपका 75% जो है ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व हो जाएगा। अभी शुरुआत है, पहली बार है। अगर मान लीजिए कि मुझे कलकत्ता जाना हो और मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गया, तो पहली बार जाने में मुश्किल होगी, लेकिन जब हम एक बार चले जाएंगे तो फिर दोबारा जाने में उतनी मुश्किल नहीं होती। तो सेम चीज़ है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव पहली बार आप बना रहे हैं, और इस तरह की ऑब्जेक्टिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सब। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल पे उस तरह की भी ऑब्जेक्टिव की व्यवस्था है, मतलब उस तरह के भी ऑब्जेक्टिव हम लोग चढ़ाए हुए हैं। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑब्जेक्टिव कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज लिखिएगा तो पूरी ऑब्जेक्टिव की वीडियो आ जाएगी। जैसे भारत इज माय होम है तो भारत इज माय होम कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज ऑब्जेक्टिव।
तो इस तरह से आप बनाते हुए देखते हुए आप जा सकते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये जो है मिक्सअप किया हुआ जो है उस ऑब्जेक्टिव को भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जो है डिस्कस कर रहे थे 67 का। 67 की जो ऑब्जेक्टिव है, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट फॉर्मली, वैग्यूली, विलिंगली, इंटरेस्टिंगली। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वैग्यूली। 50% आंसर सही है आप लोगों का, बाकी जो है 50% रॉन्ग है। आगे चलते हैं 68 पर। सेंसेशनल हेडलाइन, फॉल्स एम्फेसिस एंड सुपरस्टिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सपरेशन supposition of context are some of the way to emphasize the news, glorify the news, misrepresent news, distort the news। तो सही आंसर जो इसका होगा वो कौन सा होगा, आप बताइए जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डिस्टोर्ट द न्यूज़, डी। मतलब कहने का मतलब कि सेंसेशनल हेडलाइन, यानी कि आप जब हेडलाइन देखते होंगे तो लगता होगा कि नहीं इसी वीडियो को क्लिक करना है। या फॉल्स एम्फेसिस, यानी किसी चीज़ को जो कि बाल की खाल उतारना जो होता है, मतलब उसके वो जो न्यूज़ होता है उसमें कुछ नहीं रहता है, लेकिन एक ही की चीज़ के पीछे पड़ा हुआ रहता है, तो उसे कहते हैं फॉल्स एम्फेसिस। यानी किसी चीज़ पे बिना वजह जो है जोर देना, उसे जो है फॉल्स एम्फेसिस कहते हैं। सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, जो जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको छुपा लेना। ये सब क्या है, ये सब एक जो है तरीका है, एक तरह का जो ट्रिक है किस क्या करने का, डिस्टोर्ट द न्यूज़, न्यूज़ को जो है तोड़ मरोड़ के पेश करने का। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 69, व्हाट डिड बेंजी फेड हिज हेन एट फर्स्ट। यानी जो बेंजी थे, द अर्थ का जो लड़का है, वो अपनी मुर्गी को शुरुआत के दौरों में, जब उसके पास 10 12 15 मुर्गी हुआ करती थी, तो वो क्या खिलाता था। सम स्क्रैप फ्रॉम द टेबल, मतलब कि जो बाप माँ जो खाते थे और टेबल पे जो कुछ छूट जाता, रोटी का टुकड़ा या फिर दाल चावल या कुछ भी, वो। या सीडेड कैबेज, यानी जो कैबेज होता है, बंदा गोभी होता है, तो वो गोभी क्या होता है, जब जुआ जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो कच्चा नहीं रहता, जुआ जाता है, तो उसमें सीड हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर बीज हो जाता है। तो वो बीज जो है सो खिलाता था मुर्गी को। या मेज़, मेज़ का मतलब होता है मकई, तो मकई खिलाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ट्रू। इसमें सब कुछ वो खिलाता था शुरुआत के दौर में। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 70, ओ हाउ इज मैन पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट ऐड अनदर आवर्स। मतलब कि हाय कितनी है इंसान की इच्छा शक्ति, अगर अगर अच्छा दौर जो है सो गिरने लगे, मतलब कहने का ये है कि आपका जो अच्छा दौर गुजरने लगे और बुरा दौर आने लगे, तो 1 घंटा भी बिताना मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो ये लाइन है किससे लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। और इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या है, फीबल, स्ट्रॉन्ग, टिमेड, वीक। तो इसका सही आंसर ए है, फीबल। कितना कमज़ोर, फीबल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। हाउ फीबल इज़ मैन पावर, कितनी कमज़ोर है इंसान की इच्छा शक्ति। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 71, अकॉर्डिंग टू गांधी जी वी आर इन डेंजर ऑफ अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर। तो इसके अंदर जो है सही आंसर है बार्टरिंग अवे, बार्टरिंग अवे। समझे? इसमें 33% आपने जो ऑब्जेक्टिव सही दिया, बाकी जो है मतलब रॉन्ग है। आगे चलते हैं 72, द फर्स्ट पोएम बुक ऑफ जॉन कीट्स वाज। यानी जॉन कीट्स की जो पहली पोएम की किताब थी, और ये देखिए हम लोग अलग से नहीं दे रहे, ये आपकी जो जब जॉन कीट्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर, तो उसमें जाइएगा तो ये दिया हुआ है, द फर्स्ट पोएम बुक ऑफ जॉन कीट्स वाज ओ टू ऑटम ऑन अ गार्शियन अर्न टू साकी टू पोएम। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, टू साकी। 33% आंसर देखिए। और एक चीज़ देखिए, ओ टू ऑटम पे 42% जो है वोटिंग हुई है, मतलब कि 42% लोगों ने सिलेक्ट किया। अब जरा सोचिए, द फर्स्ट पोएम बुक की बात कर रहा है, पोएम की बात नहीं कर रहा है, बुक है। तो ओ टू ऑटम जो है ये पोएम है, पोएम की किताब नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये किसी किताब का जो हिस्सा होगा ना पोएम, तो ओ टू ऑटम जो है ये पोएम है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव जब आप बनाइए तो थोड़ा सोच के बनाइए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 73, द प्ले appeared in England soon after Norman conquest,
मतलब कि नॉर्मन ने जब इंग्लैंड को कॉन्क्विस्ट कर लिया, जब उस पर कब्जा कर लिया, तो जो जो नाटक अपीयर हुई यानी आई बनी, वो कौन सी टाइप की थी? रिलीजियस टाइप की थी, कॉमेडी टाइप की थी, मस्क टाइप की थी, या फेयर्स टाइप की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिलीजियस टाइप की। समझ में आ गया? 36% जो है सही आंसर है। 74 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। द डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि वो पेपर, डेली पेपर जो कि हर जगह जाती है और उसकी जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, वो कौन सी है? एक्सपेंसिव डेली न्यूज़पेपर या चीप डेली न्यूज़पेपर, ऑल ट्रू या नॉन ऑफ दिस? तो देखिए इसके अंदर जो सही आंसर है वो चीप न्यूज़पेपर। अगर आप पेपर का प्राइस को कम रखिएगा तो क्या होगा? ज़्यादा जगह जाएगी, और जाने के बाद क्या होता है, ये इसका प्रभाव होता है। मतलब अगर मैं पेपर निकालूं, एक पेपर का कॉस्ट है 10 रुपया, अगर मैं 10 रुपये की पेपर को 3 रुपये में बेचना स्टार्ट करूं तो क्या होगा? सारे लोग खरीदेंगे और उसके बाद जो है अधिक से अधिक घरों में जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा हमारा कि इससे इन्फ्लुएंस बढ़ती है, मतलब प्रभाव रहता है हर घर में। जो है जो भी आप कहेंगे, जो भी बात आप लिखेंगे, वो सारे लोगों तक पहुंचती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक कॉल्ड, यानी अ चाइल्ड इज बॉर्न जो आप आर्टिकल पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, वो जो है किस किताब से ली गई है? द चेंज, गुडी नाइट, द फीमेल इन कॉन्च, या सेक्स एंड डेस्टिनी? तो सही आंसर है सेक्स एंड डेस्टिनी। समझ में आ गया? ये जो है 75 नंबर ऑब्जेक्टिव है। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक कॉल्ड सेक्स एंड डेस्टिनी। 76 नंबर को देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग नॉट फॉलोइंग गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी 1950 में किसको इसमें से नोबेल प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। तो सिगानोया, बर्टन रसल, जर्मनी ग्रीर, पर्ल्स एसबर्ग? तो इसका जो सही आंसर है वो है बर्टन रसल। बर्टन रसल को मिला था। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडुकेटेड एट समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड में किसने पढ़ाई की थी? पर्ल्स एसबर्ग, जर्मन ग्रीर, डोरथली एल्सेयर, या बर्टन रसल? सही आंसर है सी, डोरथली एल्सेयर। 78 नंबर देखिए। द ऑथर ऑफ द नोवेल द कॉन्वर्जेशन कॉन्वर कॉन्जर्वेशनलिस्ट इज, इसमें जो है सही आंसर जो आपका है वो होगा डी, नादीन गोडमीर। एज आर फ्रॉम द मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी टू द बिगनिंग ऑफ 11th सेंचुरी। जो एज है 8 सेंचुरी से 11 सेंचुरी के बीच का जो एज है, जो काल है, उसे क्या नाम से जाना जाता है अंग्रेजी के इतिहास में? विकिन, फ्रेंच, रूनिक, या स्लेटिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, विकिंग पीरियड जो है कहलाता है। 38% आप लोगों ने सही आंसर दिया। आप देखिए इसका 80 यानी कि लास्ट है। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर एज अ, ये बहुत ही जो फेवरेट क्वेश्चन है किसका? एग्जामिनर का। और इसका जो सही आंसर है वार पोएट, यानी रूपर्ट ब्रूक को जो है वार पोएट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 61 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 80 यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव को हमने डिस्कस किया। तो अपने कमेंट जो है कमेंट में जो है कमेंट करके आप बताइए कि आपको किस तरह कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, आए नहीं आए, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए और इसको बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव है, आप बना के चले गए, गलती हो गई आपसे, लेकिन हो सकता है कि वही ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो क्या होता है कि आपको रिकॉल होता है, जैसे इंसान की जो मेमोरी होती है, आप कोई भी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो मेमोरी होती है उसको सेव कर लेती है, और जब वक्त आता है, जब ज़रूरत पड़ती है, तब क्या करता है, ये मेमोरी रिकॉल करती है, मतलब आपको समझाती है। जैसे मान लिया आप अचानक आपको याद आ जाएगा, अरे यहाँ तो हम आए हुए थे, लेकिन इससे पहले
आपको याद नहीं होता। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव वो बनाइए, कोशिश कीजिए 10 मिनट 15 मिनट। यहाँ पे तो हम लोग 20 मिनट की वीडियो बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव को आप अगर मान लीजिए कि आप उसको ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो कितना टाइम लगेगा आपको? 10 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 5-10 मिनट इसको बनाइए और रोज़ का बनाइए, ये रोज़ की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2000 ऑब्जेक्टिव दी हुई है, उस सारी ऑब्जेक्टिव का PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है सो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।